డాక్టర్ జయకృష్ణ గారు ఎండి ఆయుర్వేద సార్ పంచగవ్య పరిశోధకులు సార్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ గోరక్ష విభాగం విశ్వ హిందూ పరిషత్ తెలంగాణ. वंदे गौ मातरम. मैंने हिंदी में बात करूंगा तो चलेगा. तो मेरा गौरक्षा का जो भी काम है वो 2001 में मैंने सुनील जी से सीखा. तो गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में मुझे भेजा गया. मैं आयुर्वेद 95 में कंप्लीट किया था. उसके बाद मैं वारदा में काम कर रहा था. तो 2-3 साल सुनील जी के साथ काम करने का एक बहुत बड़ा वो अदृष्ट बोल सकते हैं या भगवान का देन बोल सकते हैं कि वहाँ से मुझे एक मौका मिला कि पंचगव्य क्या है, कामधेनु क्या है और ये सारे जो चीज़ें हैं इसका एक आयुर्वेद के साथ क्या संबंध है. अगर गौ बचेगा तो आयुर्वेद बचेगा, आयुर्वेद बचेंगे तो हम सब लोग बचेंगे. इसका एक सेंटेंस में मैं बता सकता हूँ. उनके साथ सुरेश जी थे, सुरेश जी डावले. तो उन्होंने मुझे नागपुर से देवलापार 80 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे उन्होंने गौशाला में लेके गया. वहाँ पे इनका जो भी पंचगव्य से जो बनता है, पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत, लघुसूत शेकर और उबटन और साबुन, शैम्पू, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे बताया. और एक जगह बिठा के उन्होंने मुझे गाय को कैसे मारा जाता है, गाय को कैसा लटका जाता है और उसका जब तक खून नीचे नहीं गिरता तब तक उसको तड़पते हुए मारा जाता है. इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था. कि कौ स्लॉटर क्या है वो भी पता नहीं था. तो एकदम से मैं ब्लैंक हो गया. ऐसा चीज़ मुझे कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा था. तो वहाँ से मैं एक यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम में मैं जुड़ गया. तो यहाँ पे यादगिरी जी हैं, मैं गंगा सत्यम जी थे, जसराज जी थे. इन सब लोगों के साथ हम काम करते हुए तब जब मैं देवलापार गया था डीजल का दाम था 16 रुपये. अब दाम बढ़ गया है लगभग 100 रुपये. तब हम पावर पॉइंट बनाए थे. आगे जाके ऐसा ही तेल का दाम बढ़ते जाएगा और फॉसिल फ्यूल्स का जो हमारा इंपोर्ट है ये बढ़ते जाएगा. इसका हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहेगा. उस समय भारत का इकोनॉमी इतना बड़ा नहीं था. अब जितना है वो उस समय से लगभग 5-6 गुना बढ़ गया है. फिर भी आज भी हम लोग जो है डर रहे हैं कल कैसे हम गैस, सीएनजी, एलपीजी या डीजल का आपूर्ति कैसे होगा. फर्टिलाइज़र का रेट दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है. इसको कैसे आपूर्ति करेंगे. तो कौ एंड द इकोनॉमी करके हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए थे. सुनील जी पूरा जो भी है वो चित्रण हमें दे रहे थे. डेली बिठा के जो है हर घंटा इनका ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखो. इसको लिखते 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 वो पावर पॉइंट मतलब आगे कैसे रिसर्च होना चाहिए, आगे कैसे इसको विलेजेस में लेके जाना चाहिए, गोबर गैस का क्या मायना है. परसों जब गैस का इंपोर्ट के लिए प्रॉब्लम हुआ तब मैंने व्हाट्सएप में सुनील जी को लिखा, आज जिन्होंने भी घर पे गोबर गैस लगाया है अपने गांव में, अपने खेती में, उसको कोई किल्लत की बात ही नहीं है. मैंने लिखा जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग का अपनाया है, जो गो आधारित खेती करता है, उसको फर्टिलाइज़र का दाम से कोई लेना देना नहीं है. तो इन सब चीज़ों को बोलते 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 हम लोग आयुर्वेद में गए. बीच में कोविड आया, बीच में चिकनगुनिया आया. तो हमने पुनर्नव मंडूर करके एक दवा है, इसको दे करके जो है डेंगू में प्लेटलेट्स को बढ़ा दिया.
और बीच में कोविड का प्रॉब्लम आया। कोविड में हमने विभीतिक अवलय करके एक मेडिसिन है अपना, वो एक 100 रुपये का एक डब्बा आता है, जिसका अगर पाव चम्मच आप लेंगे तो आपका खांसी तुरंत कम हो जाता है। ऐसे ऐसे दवाइयाँ हमारे पास है। तो उस समय जो सुनील जी से हमने बात किया तो बोले कि वी आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, वी आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या है, ये सब चीज़ किसी को भी पता नहीं चल रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, तो ये एक एलिफेंट है, हाथी है, और हम सब लोग जो ब्लाइंड है, मतलब हमारा कोई आंख नहीं दिख रहा है, दृष्टि नहीं है, कोई उसको पूंछ को पकड़ रहा है, कोई ये पत्थर है बोल रहा है, ये एक रोप है बोल रहा है, ये कोई वॉल है करके बोल रहा है, पर किसी ने भी उसका पूरा आकार को जो है उसके मन में नहीं घुस रहा है। कोई गणपति का मूर्ति बना रहा है, कोई क्लॉक बना रहा है, पर जो चीज़ होना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। जैसे अगर हैदराबाद का ही देखेंगे तो 200-300 गौशालाएँ हैं, सारे मिलकर 1 लाख से ज़्यादा गाय हम सिटी के अंदर रखे हुए हैं। उसका गौमूत्र बर्बाद हो रहा है, उसका कौडंग जो भी है गोमय बर्बाद हो रहा है, वो एक पोल्यूशन का कारण बन गया यहाँ पे। पर कहाँ रहना है, वो कहाँ खेती में जाना चाहिए था, तो वहाँ पे फार्मर्स उसको नहीं रख पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना है, गवर्नमेंट उनको उसको कैसे रखना है, उसके बारे में हम एक पिक्चर जाके देखते हैं। अभी 400 रुपये 300 रुपये दे करके हम टिकट लेकर के कोई चित्र देख रहे हैं, 3-4 घंटे बैठ रहे हैं, पर ये 12 साल में हमने एक गाय के ऊपर मूवी नहीं बना पाया है। एक इंटरवल पे के समय पे एक 10 स्लाइड्स हमने बोले थे कि स्लाइड्स लगा दो, लोग देखते हैं, गांव में भी देख सकते हैं और शहर में भी देख सकते हैं। तो गाय का दूध का क्या प्रभाव है, गाय का घी का प्रभाव क्या है, गाय का जो खेती करते हैं उसमें क्या उसका किस मात्रा में मिलाना है, क्या देना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे, परसों प्रधानमंत्री जी भी वही बोले हैं कि आगे का चित्रण बहुत कठिन होने वाला है। हम अगर खेती गाय के साथ नहीं जुड़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग के तरफ नहीं जाएंगे, we will not be able to continue with this unsustainable levels of demand of fossil fuels, fertilizers, diesels, इन सब चीज़ों का आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। और दिन बर दिन न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो रहा है। सॉइल के बारे में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कोई पब्लिक स्पीच में ऐसा बात किया है कि सॉइल इज गोइंग इनटू डेथ, डिजनरेशन हो रहा है करके पहली बार हमने कभी नहीं सुना था प्रधानमंत्री जी को ऐसा बात करते हुए। इतना ओपनली उन्होंने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि सॉइल का रीजनरेशन ही हम कैसे कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग से ही कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करना है। पर इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है, पहले लोग बोलते थे कि गाय के बारे में बात करेगा तो हंसते था, ये कोई वेस्ट है, ये कोई एक्सक्रीटा के बारे में बात करता है, ये कोई गोमूत्र को पिलाने वाला है, हिंदू है तो उसके ऊपर चिल्लाना, उसके ऊपर एक हास्य बन गया था। अब जब लोग जब फूड के लिए, आहार के लिए तड़पेंगे, तब पता चलेगा गाय का मूल्य क्या है। तो इन सब चीज़ों को मैं सिर्फ एक ही लाइन में बोलता हूँ। परसों मैं सिर्फ सुनील जी ने एक पंचगव्य आयुर्वेदा करके हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें उन्होंने डाल दिया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, सबको पता चलना है कि ये प्रोग्राम हो रहा है करके। मैं सोच रहा था ये प्रोग्राम में जा कर के मैं क्या बोलूँगा, तो मुझे याद आया कि राम रक्षा स्तोत्र है ना, अगर गौ रक्षा जो करता है उसको राम का रक्षा मिलेगा, ऐसा करके मेरे एक सिर्फ वाक्य मेरे दिमाग में आ गया, गौ रक्षा जो करेगा उसको मिलेगा राम रक्षा। तो तुरंत मेरा नाम भी वहाँ पे बुलाया। कौन बुलाया? एक डेथ एनिवर्सरी सेरेमनी में मैंने गया था,
और वो बुलाए జయకృష్ణ గారు మీరు రండి అక్కడికి వెళ్ళాను एक कवर में उन्होंने एक मुझे एक किताब दान दिया मतलब ये डेथ सेरेमनी में ये सारा दान देते हैं किताब सरस्वती दान और आपका गोदान सब लेने वाले रहते हैं मुझे बुलाया జయకృష్ణ గారు మీరు రండి నేను వెళ్ళా నాకు కితాబ్ వచ్చింది కవర్ తీసి చూస్తాను రామాయణం ఉంది रामायण था उसके अंदर तब मुझे पता चला अरे यार गोरक्षा का जो मैंने मेरे दिमाग में जो सोच आया वो सही है राम रक्षा जिसको चाहिए उसको गोरक्षा करना ही पड़ेगा सर आपने करेक्ट बताया है जो गोरक्षा करेगा उसको तो राम रक्षा ही रहेगा और भारत में हमेशा हम सबको राम राज्य अभी चल रहे हैं राम मंदिर भी बन गया है तो और भी हम यही सोचेंगे कि आगे के काल में भी भारत में रामराज रहेगा जय मोदी మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.